अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों आज ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोमल अज़ीज़ ख़ान के बारे में। कोमल अज़ीज़ ख़ान ने फिर से कुछ ऐसी बात कर दी है जिसको देखकर सुनकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि ये ऐसी बात कैसे कर सकती हैं, और फिर से एक दफ़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है। लेकिन वो बात बताने से पहले मैं आपको ज़रा कोमल अज़ीज़ ख़ान की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कोमल अज़ीज़ ख़ान पहले पाकिस्तानी ड्रामास में काम करती थी और ये बहुत अच्छे ड्रामास करती थी। लेकिन जिस ड्रामे से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी वो ड्रामा था राज़ी उल्फत। राज़ी उल्फत में इन्होंने जो नेगेटिव किरदार किया था, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पसंद उस तरह किया था जिस तरह विलन की एक्टिंग को पसंद किया जाता है, लोगों ने इनको उस तरह बहुत पसंद किया था। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मेरा एक्टिंग से दिल भर गया और अब मैं बिजनेस वूमेन बनूंगी। फिर इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया ओमल बाय कोमल, और साथ ही साथ ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गई हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं। खैर अब ये बिजनेस वूमेन है, लेकिन ये पोल्स लगाती रहती हैं, ऐसी स्टोरीज़ लगाती रहती हैं जिसमें लोग इनसे कुछ सवाल करते हैं और उसके बड़े कंट्रोवर्शियल से जवाब देती हैं। पिछले दिनों इनकी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी वालिदैन और घर से बाहर रहने से रिलेटेड। लेकिन अभी एक फ़ैन ने सवाल किया है कि क्या आप अपनी मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया है, नो आई डू नॉट सपोर्ट माई मदर फाइनेंशियली। वो कहती हैं कि घर के बिल देना मर्द का काम है, औरत का काम नहीं है। एट फर्स्ट ग्लैंस तो लगता है कि इनकी बात बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि कमाना तो मर्द का ही काम है। लेकिन जब आप लोग बैक स्टोरी सुनेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बेसिकली बन क्यों रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इनके फादर की बहुत अर्सा पहले डेथ हो गई थी और ना ही इनका कोई भाई है, यानी कि इनकी वालिदा बिल्कुल अकेली है और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से एक फ़ैन ने इनसे सवाल किया था कि आप अपनी मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आप इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, आपका इतना बड़ा एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, और आप उससे अच्छा खासा कमाती होंगी, तो आप ज़रूर अपनी मदर को सपोर्ट करती होंगी, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब इस पर उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैं अपनी मदर को सपोर्ट नहीं करती। बिजली के बिल देना, घर के बिल देना मर्द का काम होता है, ये औरत का काम नहीं होता। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अब अगर आप सोचें तो इस्लाम में भी यही है कि घर के जो अखराजात हैं, सारा कुछ ये मर्द की जिम्मेदारी होती है और औरत को इज्जत से घर में बैठकर राज करना चाहिए, और ये सारी जिम्मेदारी मर्द पर इसलिए होती है कि औरत को काम ना करना पड़े। लेकिन जब औरत ही बाहर काम करने चली जाएगी और वो कमाने लग जाएगी, तो फिर उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखे ना। वो उनकी माँ बेवा भी हैं, उनका कोई बेटा भी नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्हीं का ही फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ की खिदमत करे, अपनी माँ को फाइनेंशियली सपोर्ट करे। एक तरफ वो कहती हैं कि मेरी माँ से मेरी बहुत बॉन्डिंग है, वो कहती हैं कि हर वक्त होम कुक मील्स भी आते रहते हैं, मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज़ हूँ। लेकिन फिर वो कहती हैं कि अपनी माँ को फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं करती, इवन दो कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। अब या तो ये अपनी बिजनेस से पैसे ना कमा रही होती, या इनकी फाइनेंशियल हालत सही ना होती, या फिर इनका कोई भाई होता, या इनकी मदर का हस्बैंड जिंदा होते। फिर समझ आती है कि बात, चलो ये नहीं कमा रही या उनको मदर को सपोर्ट करने वाले हैं तो ये बेशक ना भी करें, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनकी मदर को कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है और ये कमा भी रही हैं, फिर भी वो कहें कि बिजली के बिल देना या घर के बिल देना मर्द का काम होता है, वो मर्द ही नहीं है। जब मर्द ही एब्सेंट है तो फिर औरत का ही काम है ना, जो कमा रही है वो अपनी माँ की सपोर्ट करे। खैर अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे कोमल अज़ीज़ ख़ान इस तरह के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करती रहती हैं। लोग तो इनके बारे में ये कहते हैं कि अब ये ड्रामास में काम नहीं करती, तो ये सोचती हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं ख़बरों में अभी भी आती रहूँ, तो इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देती रहती हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अलीज़ा शाह के न्यू लुक के बारे में। अलीज़ा शाह को जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से उनके लुक को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही हैं और लोग उनको कह रहे हैं कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज़ कराई हैं। लेकिन अलीज़ा शाह का ये क्लेम है कि मैंने एक भी सर्जरी नहीं कराई। लेकिन फिर जब उनकी पुरानी फ़ोटोज़ और न्यू फ़ोटोज़ को कंपेयर किया जाता है तो उसमें उनकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अलीज़ा शाह तो ये कहती हैं कि मैं उस वक्त 17 साल की थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ज़ाहिर है तो एज के साथ बंदे की एवोल्यूशन होती है, फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है, बंदे की फेशियल फीचर्स चेंज होती है। जो उनकी बात 100% वैलिड है। ज़ाहिर है आप 1 साल पहले मुझे देखें तो मेरा इतना गोल मुँह था और काफ़ी डिफरेंट था मैं, मेरी आवाज़ भी डिफरेंट थी, लेकिन अब 1 साल बाद ही मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हूँ। इसके अलावा वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बैक करने के लिए ये भी कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ की है। वो पहले भी मोटी तो नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा स्किनी हो गई हैं। अगर आप उनकी पुरानी और अभी की फ़ोटोज़ को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि उनकी आँखें और नाक सब कुछ सेम है, लेकिन उनका जो जॉ है वो थोड़ा यहाँ से अब स्लिम हो गया है। पहले यहाँ से थोड़ी उनकी चीक्स बाहर निकले थे, लेकिन अब बिल्कुल स्लिम हो गया। अच्छा, जिस वीडियो की वजह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है वो एक गेट रेडी विद
विद मी वीडियो थी जिसमें वो मेकअप सिखा रही थी और बता रही थी कि मैं अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए क्या करती हूँ। लेकिन उसमें लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि इन्होंने बहुत प्लास्टिक सर्जरीज करा ली हैं, इनका रोबोटिक शक्ल हो गई है, इन्होंने इतना तेज़ फिल्टर लगाया हुआ है। और लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा कि अपनी नेचुरल लुक नहीं दिखाती कभी भी, हमेशा ये बहुत तेज़ फिल्टर लगा कर आती हैं और कभी भी इन्होंने अपना नेचुरल लुक नहीं दिखाया। लेकिन फिर जब ये बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया तो अलीज़ा शाह ने अभी फिर एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने प्रॉपर फेस पे हाथ रख के बोला है कि कोई फिल्टर नहीं है। आपको पता है जब आप फेस पर हाथ रखते हैं तो फिल्टर आपके हाथ के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो। तो मैं वीडियो बना रहा था लेकिन बीरू बीच में सलाम करने आ गया है। बीरू अस्सलाम वालेकुम, बोलो अस्सलाम वालेकुम। बीरू आप कैसी हो? पप्पी कर दो फैंस को, पप्पी कर दो, माँ कर दो, माँ। ओके अल्लाह हाफिज़। खैर मैं ये कह रहा था कि उन्होंने रिस्पांस वीडियो में प्रॉपर दिखाया है कि कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, उन्होंने प्रॉपर फेस पे हाथ रखे। आपको पता है अगर फ़िल्टर लगा हो तो आपका फ़िल्टर जो है हाथ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर हर जगह फेस पर हाथ रख के कहा कि कोई फ़िल्टर नहीं है, मेरी नेचुरल स्किन है और प्लीज़ मुझे छोड़ दें। अच्छा, लोग जो कह रहे थे कि उनका लुक बहुत ज़्यादा रोबोटिक आ रहा है, वो शायद इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि उनकी आँखें डिफरेंट थी, उन्होंने शायद लेंस लगाए हुए थे आँखों में, इस वजह से लोग कह रहे थे कि उनका लुक बहुत ज़्यादा रोबोटिक आ रहा है। अच्छा, उन्होंने लोगों को जवाब देने के लिए बात की थी कि शायद जब कोई आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्यारा हो जाए तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अब बात तो सही है अलीज़ा, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं माशाल्लाह, पहले भी थी लेकिन अब आप और ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन शायद लोग यही समझ रहे हैं कि फ़िल्टर लगा लिया, फ़िल्टर लगा लिया है, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बात पे। अब उन्होंने आकर एक नॉर्मल सी गेट रेडी विद मी वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बिला वजह उनको जाकर ट्रोल करने लग गए हैं, तो इस तरह अच्छी बात नहीं होती। आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, दूसरों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग भी रहा है फ़िल्टर है तो आप लोग छोड़ दें, आपको क्या जा रहा है उनकी फ़िल्टर लगाने से। कमेंट करेंगे तो उनका दिल बुरा होगा, उनको दिल आज़ारी होगी उनकी, तो आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप इस तरह की अजीब अजीब हरकतें करें। खैर अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या आपको अभी भी लगता है कि अलीज़ा शाह ने सर्जरीज कराई हैं या अलीज़ा शाह फ़िल्टर यूज़ करती हैं? मुझे तो नहीं लगता। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं उस मैरिज वीडियो के बारे में जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि अजान एक 17 साल का लड़का है, उनकी एक निकाह की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे निकाह कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, और हर तरफ सोशल मीडिया पर इन्हीं की खबरें आ रही हैं। पहले इनके 62,000 फॉलोवर्स थे इंस्टा पर और इस वीडियो के बाद उनके 80,000 हो गए हैं चंद दिनों में, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से बूस्ट मिला। लेकिन अब सारा मामला खुलने जा रहा है क्योंकि जो उनके पहले से फॉलो करने वाले फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उस वीडियो में दुल्हन बन के बैठी है वो लड़की नहीं है, वो असल में उनका छोटा भाई है और उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट किया है। अब आप लोग ज़रा देखें गौर से तो शक्लें बिल्कुल इनकी सेम लग रही हैं और पहले जो भाई की शक्ल है वो भी वैसी ही लग रही है। अब इस बारे में हम तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने खुद ओपनली आकर इस बारे में कोई ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं दी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, बस उन्होंने निकाह की वीडियो अपलोड किया है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि ये असल निकाह की वीडियो नहीं है बल्कि उनका छोटा भाई है, क्योंकि सोशल मीडिया की हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा पहले हो चुका है। आप लोगों को याद होगा कि एक वीडियो बेतहाशा वायरल हुई थी, नादिया मेरी बग्गो मेरी लाल। उस वीडियो में पता चला कि वो जो नादिया थी वो उस लड़के का दोस्त था, वो असली में लड़का था। तो आप लोग देखें ना, अब इस तरह लोग मशहूर होने के लिए क्या कुछ करते हैं। हालांकि लोग पहले से बेशक मशहूर हों लेकिन वो कहते हैं कि और मशहूर होना है और मशहूर होना है, और फिर वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं जिससे पूरे सोशल मीडिया पर उन्हीं की बातें चल रही होती हैं। लेकिन फिर जब सारा मामला खुलता है तो लोगों को पता चलता है अच्छा ये तो पब्लिसिटी स्टंट था। अब आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इनकी शादी हुई है या फिर इनका छोटा भाई है और ये इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट की है? अच्छा, वैसे मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि आपको मोमेंट्री बूस्ट तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आपको बताया कि 60K से 82K इनके फॉलोअर्स हो गए चंद दिनों में। लेकिन अगर आपका मामला सारा खुल जाए और पता लग जाए लोगों को कि आप लोगों ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया है, तो जाके पुराने लॉयल फैंस होते हैं वो उनका भी दिल आपसे बुरा हो जाता है और वो सोचते हैं कि ये हिपोक्रेट्स हैं और ये फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों को फॉलो करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस बात का मकसद ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई पब्लिसिटी स्टंट करें और मशहूर हो जाएं, तो ये आपको बताता चलूँ कि सिर्फ मोमेंट्री बूस्ट होता है, आप लोगों का परमानेंट नहीं होता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग लंबे टाइम स्पैन के लिए मशहूर हों और लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, तो आप लोगों को चाहिए कि आप जेन्युइन और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें लोगों को। इंस्टाग्राम पर और भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका भी कंटेंट पहले अच्छा होता था लेकिन इन्होंने सोचा होगा कि उस तरह की मुझे मशहूरी नहीं मिल रही, तो इन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि उनका अपना भाई है, ये सोशल मीडिया पर उनके फैंस कह रहे हैं। अभी भी ये मामला खुला नहीं है कि वाकई में उनका निकाह हुआ है कि इनकी ये छोटा भाई है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि इनका छोटा भाई है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लगता है इनका वाकई में निकाह हुआ है कि नहीं।
चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं दुर्रे फिशा के नए ड्रामे के बारे में। हाँ जी, एक बार फिर से दुर्रे फिशा का एक ड्रामा आने लगा है और सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है। इसमें जो मेन लीड है वो है शहरियार मुनव्वर और नमीर खान, और शहरियार मुनव्वर इस ड्रामे को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इस ड्रामे का नाम है दारे निजात, बड़ा डिफरेंट सा नाम है और शहरियार मुनव्वर के ड्रामों का ऐसा ही नाम होता है। खैर, अगर आपको दुर्रे फिशा के बारे में बताते चलें तो इनको पहले बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिला था कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे से, लेकिन उस ड्रामे से इनकी उस तरह की फ़ैन फॉलोइंग नहीं बनी थी, क्योंकि लोग ये कहते थे कि इस ड्रामे में कोई भी और प्यारी लड़की होती तो हम इस ड्रामे को देख लेते। इस ड्रामे को बेसिकली तो लोगों ने दानिश तैमूर की वजह से देखा था और ड्रामे की स्टोरी की वजह से देखा था, लेकिन जो असल इनकी फ़ैन बेस बनी थी और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था, इनके एडिट्स हर तरफ चलने लगे थे, वो ड्रामा था इश्क मुर्शद। उस ड्रामे में इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। कैसी तेरी खुदगर्जी में इनका सबमिसिव सा कैरेक्टर था जिसको लोगों ने इतना पसंद नहीं किया था, लेकिन इश्क मुर्शद में जो इनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इनकी एक्टिंग से लेकर इनके एक्सप्रेशंस तक हर चीज़ को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था और इनके हर तरफ एडिट्स बनते थे। आज तक इनके इतने ज़्यादा फ़ैन पेजेस हैं इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अब जब इनका नया ड्रामा आ रहा है तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा होने जा रहा है, क्योंकि दुर्रे फिशा हमेशा स्क्रिप्ट अच्छे चूज़ करती हैं और जो भी इनका ड्रामा होता है उसका स्क्रिप्ट अच्छा होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो खबर तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा के पॉप और कोरियन कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि जेनज़ीज़ और जेन अल्फ़ा कोरियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और के पॉप आइडल जैसे BTS और ब्लैक पिंक के आने के बाद पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश स्पेशली में बहुत ज़्यादा कोरिया का क्रेज़ हो गया है। अब लोग कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोरियन फूड खाने का उनको बहुत ज़्यादा दिल करता है और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो कहती है कि हमने कोरिया जाना है, हमारी ख्वाहिश है कि हम कोरिया जाएं। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ या जिससे भी वो कहते हैं कि हमने कोरिया जाना है, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों जाना है तो वो कहते हैं यार मुझे कोरियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब आप लोग जानेंगे कोरिया की असलियत तो आप लोगों का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बदल जाए। आप लोग शायद ये बात नहीं जानते कि कोरिया में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वहाँ पर मुसलमानों को प्रॉपरली अपने इस्लाम की टीचिंग्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता। इनफैक्ट जब वहाँ पर कुछ मुसलमानों ने मस्जिद बनाने की कोशिश की तो जहाँ उन्होंने मस्जिद बनानी थी वहाँ पर कोरियंस ने पिग का गोश्त रख दिया और उनको मस्जिद बनाने से रोक दिया। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक पोर्क बारबेक्यू पार्टी की गई, यानी कि पिग के गोश्त की बारबेक्यू पार्टी की गई। उसके बाद वहाँ पर तरह तरह के बैनर्स उठाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। मैं तो वो बातें कहना भी नहीं चाहता जो उन बैनर्स पर लिखी होती हैं। वहाँ पर इस्लाम को बहुत बुरा भला कहा जाता है और वहाँ के लोग मुसलमानों से बहुत नफ़रत करते हैं। आप लोग यूट्यूब भरा पड़ा है, आप लोग देख लें, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोरिया में रहते हैं, वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए हुए हैं, वो यही कहते हैं कि कोरियंस मुसलमानों से बहुत नफ़रत करते हैं या मुसलमानों को डिसलाइक करते हैं। और वो क्यों है? वो बस आप लोगों को पता होगा इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में। इस्लाम में हर शख्स को उसके राइट्स दिए जाते हैं, किसी शख्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। अब आप लोग देख लें, इतनी इक्वालिटी करने वाला मज़हब इतना ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ क्यों बात करते हैं लोग? हालांकि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि 2030 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। दुनिया का 1/4% यानी कि दुनिया के 25% लोग मुसलमान हैं, यानी कि 8 अरब लोग हैं तो उनमें से 2 अरब लोग मुसलमान हैं। अब आप लोग देखें तो हॉलीवुड के एक्टर्स भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक बात की थी कि जॉन कार्लो एस्पोसिटो बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इसके अलावा रोनाल्डो बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। रोनाल्डो की तो बहुत ज़्यादा खबरें आती रहती हैं कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन जो बात करने की ये थी कि आप लोग देखें कि आप लोग कोरिया से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हर तरफ जो चीज़ आपने मशहूर करनी है उसके आगे कोरिया लगा दो। इवन मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक मोटर ऑयल यानी कि जो गाड़ी में तेल डालने वाला होता है उसकी कंपनी ने भी लिखा था कोरियाज़ नंबर 1 ऑयल। हालांकि वो पहले नहीं लिखते थे, लेकिन इस क्रेज़ के बाद उन्होंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता था कि कोरिया वर्ल्ड एक सेलिंग पॉइंट है। किसी चीज़ के भी आगे कोरिया लगा तो बिकने लग जाएगा। तो बात यह है कि आप लोग इतना ज़्यादा उस
कंट्री को पसंद करें, लेकिन आप लोग ये ख्वाहिश ना रखें कि हमने वहाँ जाना है या हमने वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना है। देखें, वहाँ के लोग आप लोगों को पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग इस्लाम के सख्त ख़िलाफ़ हैं। और ये मैं ख़ुद से बात नहीं कर रहा, ये पूरे सोशल मीडिया पर बात है, मैं ख़ुद से कभी भी कोई बात नहीं करता। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोग अपने मज़हब को फ़ोकियत दें, ना कि किसी ऐसे मुल्क के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। आप लोगों को मैंने ये सारी बातें बताई और अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है। अगर आप बेशक कोरियन गाने सुनते हैं, के पॉप कल्चर को पसंद करते हैं, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ख्वाहिश रखने कि कोरिया जाना है, हमने कोरिया में ही रहना है, कोरिया में ज़िंदगी बसर करनी है, तो आप लोगों को ये पहले सोचना चाहिए। यू शुड टेक दिस टॉपिक इनटू कंसिडरेशन कि कोरिया में मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता। अब सारे एस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं और फैसला आप लोगों ने करना है कि हमने उन्हीं लोगों की पर्सनैलिटी को पसंद करना है, कि हमने उन्हीं लोगों के गानों को सुनना है, कि हमने उन्हीं लोगों के कल्चर को अडॉप्ट करना है, या हमने उन्हीं लोगों जैसा बनने की कोशिश करनी है जो इस्लाम के खिलाफ है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।